आज हम आप लोगों को विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित कुछ उपकरणों के बारे में बताएंगे, जिसमें से पहला है विद्युत बल्ब। तो इसका सिद्धांत समझ लेते हैं। तो विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। मतलब जो विद्युत धारा है इसके ऊष्मीय प्रभाव का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? तो विद्युत बल्ब में होता है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे तार का ताप बढ़ जाता है। जैसे कोई तार है तो उसमें जब धारा प्रवाहित की गई, करंट प्रवाहित किया गया, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। और जब गर्मी उत्पन्न होती है तो तार का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है, तार गर्म हो जाता है। ताप अधिक बढ़ने पर तार श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है। अब जब वो श्वेत तप्त हो गया है तो श्वेत तप्त होकर के चमकने लगता है, अर्थात प्रकाश उत्पन्न होता है। चमकने लगना यानी प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रकार से प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। तो ये हुआ इसका सिद्धांत। चलिए विद्युत बल्ब की रचना को समझ लेते हैं। तो इसमें एक कांच का बल्ब होता है। रचना में देखा जाए तो इसमें एक कांच का बल्ब होता है जिसमें टंगस्टन धातु का तंतु होता है। बल्ब में निर्वात रखते हैं। निर्वात का अर्थ है उसके अंदर वायु ना हो, वायु निकाल करके निर्वात किया जाता है। तो जिसके अंदर की वायु निकाल कर निर्वात उत्पन्न कर देते हैं। इसके ऊपरी भाग पर पीतल या जस्ते की टोपी चढ़ी रहती है। जो बल्ब का ऊपरी भाग होता है इस पर पीतल या जस्ते की एक टोपी चढ़ी होती है, जिसे कहा जाता है कि धातु की एक टोपी होती है, जिसके दोनों ओर दो पिन होती हैं। इस टोपी के दोनों तरफ दो पिन होती है, एक इधर, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। तो टोपी के दोनों ओर दो पिन निकली रहती हैं। और टोपी का जो ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरे पर देखिए जस्ते के दो टांके लगे होते हैं। आपके घर में बल्ब होगा, उसमें भी आप देख सकते हैं, जिनका संबंध तांबे के दो मोटे तारों से होता है। जो ये टांके होते हैं, इन टांकों का संबंध तांबे के दो मोटे तारों से होता है। ये तार एक कांच की नली में से हो करके, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये तार एक कांच की नली में से हो करके बल्ब के अंदर प्रवेश करते हैं। कांच की नली के अंदर से ये तार बल्ब के अंदर जाते हैं। और किस प्रकार से ले जाए जाते हैं? इस प्रकार से ले जाए जाते हैं कि वे आपस में एक दूसरे को स्पर्श न करें, एक दूसरे को टच न करें, एक दूसरे में मिले ना। बल्ब के भीतर इन तारों के सिरों के बीच टंगस्टन का एक बारीक तार जुड़ा होता है। अब जो ये तार ले जाए गए हैं अंदर की ओर बल्ब के अंदर, इनके सिरों के बीच में टंगस्टन का एक बारीक तार जुड़ा होता है, जिसे तंतु कहा जाता है, या अंग्रेजी में फिलामेंट कहते हैं। तो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बल्ब के अंदर जो तार जलता है वो किस धातु का होता है, जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का होता है? तो आप बताएंगे टंगस्टन धातु का होता है। और बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है? तो कोई अक्रिय गैस आर्गन भी हो सकती है या नाइट्रोजन गैस भरी रहती है बल्ब के अंदर। आप बताएंगे, अगर परीक्षाओं में पूछा जाता है तो आर्गन या नाइट्रोजन गैस या अक्रिय गैस अगर ऑप्शन में है तो आप अक्रिय गैस लिख सकते हैं। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक में लगभग में आप समझ सकते हैं कि 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत ऊंचा होता है। बल्ब के ऊपर भाग को किसी अचालक पदार्थ जैसे लाख से बंद कर दिया जाता है। बल्ब का जो ऊपरी भाग होता है वो लाख वगैरह से बंद कर दिया जाता है, जो अचालक हो, सुचालक ना हो, ताकि बाहर की वायु इसके अंदर बल्ब के अंदर प्रवेश ना करे। अब लाख क्यों लगाया गया है? ताकि जो बाहर की वायु है, बाहरी हवा है, वो बल्ब के अंदर प्रवेश ना करे, इसलिए लाख लगा दिया जाता है। अचालक पदार्थ होता है। चलिए अब बल्ब की कार्यविधि को समझ लेते हैं। तो जब बल्ब को होल्डर में लगाकर स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही बल्ब को उठाया, होल्डर में लगाया और होल्डर में लगाने के बाद स्विच को ऑन किया, तो तांबे के तारों में से होकर टंगस्टन के फिलामेंट में धारा बहने लगती है। अब जब स्विच को ऑन करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, करंट प्रवाहित होता है। तो तांबे के तारों में से होकर के टंगस्टन के फिलामेंट में धारा बहने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक होने के कारण इसमें विद्युत धारा के बहने पर काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्योंकि जो फिलामेंट लगा हुआ है इसका प्रतिरोध अधिक होता है, रेजिस्टेंस अधिक होता है, तो अधिक होने के कारण इसमें विद्युत धारा बहने पर काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है, काफ़ी गर्मी उत्पन्न होती है। धारा प्रवाहित
करने पर फिलामेंट का ताप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और जब धारा प्रवाहित की जाती है तो जो फिलामेंट का ताप है वो कितना हो जाता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक फिलामेंट का ताप हो जाता है। इतने अधिक ताप पर फिलामेंट गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाता है। और जब इतना अधिक ताप पहुंचता है तो फिलामेंट बहुत गर्म हो जाता है, अधिक गर्म हो जाता है और गर्म होकर के श्वेत तप्त हो जाता है, बिल्कुल श्वेत अंगारा बन जाता है तथा बल्ब प्रकाश देने लगता है। इस प्रकार से बल्ब से प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। बता दें कि विद्युत बल्ब आवश्यकता अनुसार विभिन्न सामर्थ्यों के बनाए जाते हैं, यानी अलग अलग पावर के बनाए जाते हैं। जैसी जहां पर आवश्यकता होती है बल्बों के ऊपर वोल्टेज व उनकी सामर्थ्य लिखी रहती है। जो बल्ब होते हैं उनके ऊपर वोल्टेज भी लिखी रहती है और उनकी सामर्थ्य लिखी रहती है। जैसे 220 वोल्ट, 100 वोल्ट यानी 220 वोल्ट का बल्ब है या 100 वोल्ट का बल्ब है, इस तरह से उनकी सामर्थ्य नोट रहती है। चलिए अब आते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के दूसरे उपकरण विद्युत इस्त्री अथवा प्रेस पर। विद्युत इस्त्री भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। जो विद्युत इस्त्री है, जो प्रेस, जिसको हम लोग प्रेस के नाम से जानते हैं, कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं, यह भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इसमें नाइक्रोम का एक तापक तार अभ्रक की एक पतली चादर पर सपाट रूप से लिपटा होता है। तो इसमें होता क्या है, नाइक्रोम का एक तापक तार अभ्रक की पतली चादर पर सपाट रूप से लिपटा रहता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। इसे अभ्रक की एक दूसरी पतली चादर पर रखकर इस्त्री की तली पर रख देते हैं। अब उसे क्या करते हैं कि अभ्रक की एक दूसरी पतली चादर लेते हैं और उस पर रख करके इस्त्री की तली पर रख दिया जाता है। तापक तार को ऊपर से एस्बेस्टॉस की मोटी चादर से ढक देते हैं। जो तापक तार होता है उसके ऊपर से एस्बेस्टस की एक मोटी चादर से ढक दिया जाता है, क्योंकि एस्बेस्टॉस ऊष्मा का कुचालक होता है। जो एस्बेस्टस होता है ये ऊष्मा का कुचालक होता है। इस्त्री की तली लोहे की बनी होती है। जो तली होती है वो लोहे की बनी होती है, जिसकी बाहरी सतह पर क्रोमियम की पालिश होती है। जो इसकी बाहरी सतह होती है उस पर क्रोमियम की पालिश होती है और जो तली होती है वो किसकी, लोहे की बनी होती है। चलिए अब आते हैं अगले उपकरण पर। अगला है विद्युत ऊष्मक अथवा इसी को हीटर कहा जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर। तो विद्युत ऊष्मक में भी धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। जो विद्युत हीटर होता है इसमें भी धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। इसमें मिश्र धातु नाइक्रोम का एक सर्पिलाकार तार होता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। इसमें मिश्र धातु जो नाइक्रोम होती है इसका एक सर्पिलाकार या स्पाइरल तार होता है, जो ऊष्मारोधी तथा विद्युत की कुचालक चीनी मिट्टी की प्लेट पर खुदे हुए खांचों के अंदर रहता है। ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये चीनी मिट्टी की होती है, जो ऊष्मारोधी तथा विद्युत की कुचालक होती है। इसी के अंदर ये तार फिट रहता है। इसे तापक तार या हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। इसके दोनों सिरे प्लेट पर लगे दो संबंधक पेचों ए और बी से जुड़े रहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। इसके जो दोनों सिरे हैं वो प्लेट पर लगे दो संबंधक जो पेंच हैं, जो संयोजक पेंच हैं, इसके ए और बी से जुड़े हैं। तापक तार को सर्पिलाकार लेने से तार की काफी बड़ी लंबाई थोड़े ही स्थान में आ जाती है। क्योंकि ये सर्पिलाकार तार होता है इसलिए काफी बड़ा होता है, और जब सर्पिलाकार हो जाता है तो छोटे से स्थान में ही आ जाता है। नाइक्रोम बिना पिघले बहुत उच्च ताप पर गर्म की जा सकती है। जो नाइक्रोम होती है ये धातु बिना पिघले उच्च ताप तक गर्म किया जा सकता है इसको, तथा यह वायु से मिलकर शीघ्र ही ऑक्सीकृत भी नहीं होता है। और वायु जिसमें मिलती है तो शीघ्र ही ऑक्सीकृत भी नहीं होता है, इसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होता है। अतः जब संबंधक पेचों ए व बी के द्वारा तापक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी जो संबंधक पेच ए और बी हैं, जब इनके द्वारा करंट डाला जाता है, अंदर की ओर प्रवाहित किया जाता है, तो तार लाल तप्त हो जाता है। और जैसे ही करंट प्रवाहित होता है तो जो तार होता है वो लाल से दिखने लगता है, लाल तप्त हो जाता है, उससे ऊष्मा निकलने लगती है। और जब खूब लाल हो जाता है तो उससे ऊष्मा निकलने लगती है। चीनी मिट्टी के प्लेट को तापक तार सहित वायु के एक डिब्बे में रख देते हैं। अब जो चीनी मिट्टी की प्लेट होती है उसको तापक तार सहित वायु के एक डिब्बे में रख दिया जाता है, ताकि उस बर्तन को जिसे गर्म करना है
तापक तार के ऊपर इस प्रकार रखा जा सके कि वो तार को स्पर्श न करे। यानी